वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्या डिफरेंट लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारे लॉज हैं कौन कौन से हैं, रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, डाल्टन्स एंड एमेगट लॉ, गीलुसाक लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सभी लॉज के बारे में हम देखेंगे ब्रीफली। तो सबसे पहला जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं रॉल्स लॉ के लिए पढ़ेंगे। रॉल्स लॉ में क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन का हमारे ये पार्शियल वेपर प्रेशर को ये डिनोट करता है। किसके टर्म में डिनोट करता है? मोल फ्रैक्शन के टर्म में डिनोट करता है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ कि पर्टिकुलर कोई हमारा एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो हमारा एक सॉल्वेंट है जिसमें, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हम मान के चलते हैं, ठीक है, ये हमारा एक सॉल्वेंट है। इस पर्टिकुलर जब सॉल्यूशन का क्या है, जब अगर हम पर्टिकुलर इसको हम क्या करते हैं कि हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे इवेपोरेशन होगा जिसमें हमारा क्या है, ये वेपर फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, हम प्योर सॉल्वेंट मान रहे हैं इसको। अगर जब हम प्योर सॉल्वेंट मानते हैं तो जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है वो जनरली क्या करता है, हमारा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट हमने पढ़ा था कि MVC मोर वोलेटाइल कंपोनेंट पढ़ा था, जहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम होता है, जहाँ पे प्योर सॉल्वेंट होता है। जैसे हम उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते रहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ता रहता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन प्योर सॉल्वेंट है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा। तो जनरली जो हीट देंगे तो इसकी जो अपर लेयर सरफेसेस है वो क्या होगी, वेपर में कन्वर्ट चेंज करना हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो वेपर में कन्वर्ट हो रही है, हम इसको किससे डिनोट करते थे? वोलेटाइल नेचर से डिनोट करते थे कि ऐसा कंपोनेंट जो, ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसा कंपोनेंट जो वेपर फॉर्म कर सके वो हमारा वोलेटाइल कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट है, पर्टिकुलर किसी भी एक टेम्परेचर पे, हम अगर कोई भी एक टेम्परेचर एज्यूम कर लें तो उस टेम्परेचर पे उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, किसके कंपेयर में? किसी हमारे सॉल्यूशन के कंपेयर में, ठीक है, जो उसी पर्टिकुलर हमारे सॉल्वेंट का सॉल्यूशन होगा किसी और कंपोनेंट के साथ, वहाँ पे हमारा ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा ये बात हम देख लेते हैं। सबसे पहले सपोज हमारे पास क्या था कि एक सॉल्वेंट था जिसका हमने वेपर, हमारा जो प्योर सॉल्वेंट था तो उसका वेपर प्रेशर क्या था, पर्टिकुलर हमने वेपर प्रेशर उसका मान लिया PA है, ठीक है, ए कंपोनेंट का। इसी रेफरेंस में अगर हम दूसरा प्योर कंपोनेंट अगर हम बात करें, उसका हमारे पास कितना होगा, उसका वेपर प्रेशर हमारा PB0 होगा, ठीक है। ये हमारे दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, अगर ये प्योर कंपोनेंट है। बट अगर हम इन दो कंपोनेंटों को आपस में मिक्स करें और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करें तो क्या इनका वेपर प्रेशर इन दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा होगा या कम होगा? और अगर जनरली अगर ज़्यादा होगा तो क्यों ज़्यादा होगा, और कम होगा तो क्यों कम हो सकता है, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि सपोज़ हमारे पास कोई इनिशियली कंपोनेंट हम मान लेते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट है वो ए पहले से प्रेजेंट था और इसमें हमने बी को ऐड करा, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो हमारा पहले इनिशियल कंपोनेंट में जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था ये, तो जो भी हीट हम इसको प्रोवाइड कर रहे थे तो इसकी जो अपर लेयर थी वो क्या कर रही थी, सीधा हमारे वेपर में कन्वर्ट हो जा रही थी। लेकिन जब हम इसमें बी कंपोनेंट ऐड करते हैं, इनिशियली हमारा ए प्रेजेंट था, तो बी कंपोनेंट क्या करता है, इसके साथ जो हीट आती है वो शेयर करता है। सपोज हमने बोला कि जो हीट मैंने प्रोवाइड करी, ठीक है, पहले हमारे पास सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट में जो भी हीट थी उसने वेपर में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि जो हमने हीट प्रोवाइड करी उसमें सॉल्वेंट के साथ हमारे सॉल्यूट में भी ट्रांसफ़र हुई, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सॉल्यूट भी वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो जो इसमें क्या होगा कि हमारे सॉल्वेंट के जो वेपर तो फॉर्म करेंगे और हमारे सॉल्यूट के भी वेपर फॉर्म करेंगे। तो इन केसेस में जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा कम होगा। किससे? हमारे वेपर प्रेशर कम होगा किससे कंपेयर में? किसके कंपेयर में हमारा वेपर प्रेशर कम होगा? जो प्योर कंपोनेंट था उसके कंपेयर में। जहाँ पे हमारे हमने प्योर कंपोनेंट यूज़ किया था उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। ये हमें कौन बताता है? रॉल्स लॉ से हम बताते हैं, ठीक है। और कितना हमारे जो दोनों कंपोनेंट हमारे प्रेशर लगा रहे थे, सपोज मैंने कहा कि जो सॉल्यूशन था तो पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स ए के होंगे, ठीक है, ये ए के होंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे बी के होंगे। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर कर रहे हैं एग्जर्ट, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ए के होंगे और बी के होंगे। तो जो हमारा टोटल प्रेशर होता था, ठीक है, वो कितना होता था हमारे पास? इन दोनों का सम होगा PT इक्वल टू में पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। ये हमें क्लियर है कि जो टोटल प्रेशर होगा किसी वेसल का उसके सम का होगा, जो हमारे ए हमारा लगा रहा था और बी लगा रहे हैं, दोनों जो कंपोनेंट हमारे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वही हमारा टोटल प्रेशर कहलाता था। देन इसके बाद हम क्या कह सकते हैं
कि जो रॉल्स लॉ ने हमें क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस वेपर प्रेशर की, वो किसके कारण हो रहा है कि जो हमारा जो सॉल्यूशन में जो उसका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, कोई भी जो लिक्विड प्रेजेंट है उसमें हमारे कितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। सपोज हमारा एक सॉल्यूशन है, लिक्विड मिक्सचर है, जहाँ पे हमने कहा बोला कि दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, एक्स ए एक्स बी, इनके पर्टिकुलर कोई मोल फ्रैक्शन होगा एक, ठीक है। इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू में 1 होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो जितना हमारा मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए का उस सॉल्यूशन में, उतना ही ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, वेपर प्रेशर आता है, ठीक है। ए कंपोनेंट का हमारा जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उसको डिनोट करता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एंड प्योर कंपोनेंट का हमारा वेपर प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन, ये आता है, ठीक है। तो अगर हमें टोटल प्रेशर के टर्म में लिखना हो तो हम पी बी को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, पी बी नॉट एक्स बी। अगर हमने पी टी जो पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, पी ए प्लस में पी बी, ये हमने चीज़ें देखी थी। अगर इसको हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, ये हमारा इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, रॉल्स लॉ के लिए, ठीक है। अब हम क्या हेनरी लॉ के बारे में देखेंगे। हेनरी लॉ हमारे क्या बताता है, हेनरी लॉ इज ए गैस लॉ विच स्टेट दैट इन अमाउंट ऑफ गैस दैट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। क्या मतलब इस बात का, सपोज इस ये हमारा क्या था, जो रॉल्स लॉ की हम बात कर रहे थे, अभी हमने रॉल्स लॉ की बात करी थी। रॉल्स लॉ किसके लिए बात कर रहा था, आइडियल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा था, ठीक है। उसमें हम किसके वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे, सॉल्वेंट की, ठीक है, जो हमारा एज ए लिक्विड के टर्म में था, लिक्विड के लिए बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम गैसेस फॉर्म के लिए बात करेंगे। सपोज कोई जो हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कोई लिक्विड है, हम मान के चलते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई हमारी गैसेस डिजॉल्व है, ठीक है, इस लिक्विड में, ये जो आप रेड के देखो ये गैसेस के पार्टिकल है जो डिजॉल्व है। तो ये क्या बताता है कि जितना ज़्यादा हमारा गैस किसी भी सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व है उतना ही वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसके सरफेस पे। जितने, इसका क्या मतलब है कि जितना हमारा कंसंट्रेशन होगा गैस का इनसाइड द लिक्विड, मतलब जो लिक्विड के अंदर जितना उसका कंसंट्रेशन होगा वो हम किससे बताते थे, वो हम मोल फ्रैक्शन से बताते थे, ठीक है। जितना मोल फ्रैक्शन हमारा किसी भी गैस का उसके लिक्विड के अंदर होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर क्या होगा, उसके बाहर होगा। वो हमारे किसको दिखाता था, पार्शियल प्रेशर को दिखाता था। उस पार्शियल प्रेशर हमारा गैस का दिखाएगा। इन दो कंडीशनों में आप देखोगे कि अगर हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ जो हमारा गैसेज है इनसाइड द लिक्विड अगर कम है तो उसकी सरफेस पे, जो ये सरफेस है हमारा, उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट हमारा कम कर रहा हो पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे देखोगे दूसरे के जो पहले केस में, वहाँ पे हमारा क्या है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा डिजॉल्व है हमारे किसी सॉल्यूशन में, तो उसके ऊपर का जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इसी को हमारा हेनरी लॉ डिफाइन करता है। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज मैंने आपसे बोला कि कोई भी जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, उसके मोल फ्रैक्शन के। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम हटाते हैं तो इसकी जगह पे हम एच लिखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हेनरी कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहिए या हेनरी कांस्टेंट करिए, ठीक है। ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये हमारे किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हेनरी कांस्टेंट जो है बेसिकली हमारे 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस पे, ये नेचर ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। हमारा गैस का जो नेचर है वो कैसा, नेचर ऑफ गैस, एंड हमारा किस पे, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। सॉल्वेंट का हमारा नेचर कैसा है, गैस का कैसा नेचर। उसके बाद ये हमारे टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है कि हमारे जो सॉल्यूशन का जो है टेम्परेचर और प्रेशर कितना है, उसके ऊपर भी हमारा ये डिपेंड करता है। ये 3 चीज़ों पे हमारा हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें पर्टिकुलर, अगर हमें जो डेली लाइफ में अगर एग्जाम्पल पे देखना हो कि हमारा हेनरी लॉ का एग्जाम्पल क्या है, ये जनरली आपने कोल्ड ड्रिंक्स देखी होगी कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो जैसे इसको सडन होकर ओपन करें तो उससे क्या हमारा कोल्ड ड्रिंक बाहर की तरफ आ जाती है। ऐसा क्यों होता है जनरली, क्योंकि जो ड्रिंक्स होती है कोल्ड ड्रिंक
उसमें क्या होता है, CO2 हमारा डिजोल्व फॉर्म में होता है। CO2 गैसेज जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती है कोल्ड ड्रिंक्स में, सपोज मैंने ये बताया आपको कोल्ड ड्रिंक है कोई भी आप ले लीजिए, जैसे हमारे पेप्सी मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, CO2 गैसेज डिजोल्व होती है और ये प्रेशराइज फॉर्म में रहती है। प्रेशराइज फॉर्म में बोले तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, जैसे हमारे 2 पॉइंट ले लें, अगर ये इनसाइड के लिए 1 एंड एटमॉस्फेयर के लिए 2, तो जो हमारा अंदर का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, हमारा जैसे 1.1 एंड 2 के लिए हम 2 एटमॉस्फेयर के कंपेयर में ज़्यादा होता है। तो जब हम जैसे इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे अगर इसको ओपन करें हम, तो ये क्या होता है, जो गैसेस हमारा जो अंदर डिजोल्व गैसेस फॉर्म में था वो सडन क्या होती है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस वो बाहर की तरफ आना चाहती है, इसलिए हमारे क्या होता है, वो बाहर की तरफ आता है। इसी वजह से वो हमारा कोल्ड ड्रिंक है वो सडनली हमारी बाहर की तरफ आ जाती है, ठीक है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, हेनरी लॉ का एग्जाम्पल था। और ये हमारा क्या है, क्लोज कंडीशन में पॉसिबल है, जहाँ पे हम गैसेस मिक्सर गैस की बात करते हैं कि किसी कंडीशन में। और इसकी लिमिटेशन अगर आप देखोगे कि ये हाई प्रेशर पे हमारा हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करता है। एक्सट्रीमली अगर हमारा हाई प्रेशर होगा तो ये हमारा इसकी लिमिटेशन को नहीं मानेगा, ठीक है। और हमारा जो हेनरी लॉ होता है जब भी अप्लीकेबल होता है जब हमारे क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल जब लिक्विड के साथ क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होल्ड करते हैं, किसमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तभी हमारा हेनरी लॉ अप्लीकेबल होता है, ठीक है। एक यहाँ पे ग्राफ के हेल्प से थोड़ा सा समझ लेंगे कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। सपोज ये हमारे इस साइड सॉल्युबिलिटी को हम डिनोट कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी, एंड हमारा इधर क्या है, प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे डिफरेंट गैसेज हैं उसमें सॉल्युबिलिटी कैसे हमारी वेरी करती है, जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यहाँ पे हम चीज़ें ध्यान रखेंगे कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करेंगे, देन हमारा कैसे हमारे गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर आप देखोगे जो नाइट्रोजन गैसेस की जो है वो हमारी जो सॉल्युबिलिटी क्या है, प्रेशर के साथ बढ़ती है, वो हमारी स्लाइटली बढ़ती है, बट इन केसेस जब हम ऑक्सीजन का देखते हैं तो वो क्या हमारी रैपिडली हमारी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है। तो ये अगर हमने क्या देखा है कि जैसे हमारे जो गैसेस के नेचर के ऊपर हमने कहा था कि जो हमारी डिपेंड करती है हेनरी कांस्टेंट, तो यहाँ जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमारा क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी में चेंज आता है। और जो सॉल्युबिलिटी क्या है हमारी जो है वो हेनरी कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जैसे हमारा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी वैसे हमारा हेनरी कांस्टेंट रिड्यूस होता है। जैसे हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो हेनरी कांस्टेंट हमारा रिड्यूस होता रहता है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है अगर हमारे किसी गैसेस की बढ़ रही है, ठीक है, तो वो हमारे हेनरी कांस्टेंट को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट लॉ जो है हमारा डॉल्टन लॉ है। डॉल्टन लॉ में हम क्या देखते हैं, लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को बताता है कि ये हम सपोज यहाँ पे क्या है, एक क्लोज वेसल को कंसिडर करते हैं, क्लोज वेसल कंसिडर करते हैं। इसमें डिफरेंट जो हम कंपोनेंट, ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट, इन 3 तरह के कंपोनेंट हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, जहाँ पे ये एक मिक्सर फॉर्म करते हैं, PA, PB एंड PCO है, ठीक है। ये 3 हमारे पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। जो टोटल प्रेशर होगा उसका, किस जो मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसका सम होगा, सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर। जो हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे वो हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ना, उसमें पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट लगा रहे हैं उसका सबका सम हमारा टोटल प्रेशर होता था। यही हमारा डॉल्टन लॉ हमें डिफाइन करता है, ठीक है। इसके बाद हम एमेगेट लॉ पढ़ेंगे। एमेगेट लॉ में हमारा क्या होता है कि जो हमारे पार्शियल वॉल्यूम की बात करता है, एज अ सिमिलर जैसे हमने डॉल्टन लॉ में देखा कि जो भी कोई कंपोनेंट है हमारा, टोटल कंपोनेंट जो उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, उसके जो पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर कहलाएगा हमारा। और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी गैसेस के लिए बात करते हैं हम, यहाँ पे जो गैसेस मिक्सचर है हमारे पास, तो ठीक है, गैसेस मिक्सचर है। इस गैसेस मिक्सचर में जो क्या हुआ, जो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा, किसकी बात करता है, किसी भी टोटल वॉल्यूम की हम बात करते हैं, वो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो वॉल्यूम होंगे उसके हमारे सम के इक्वल होगा। सपोज मैंने कहा कि जो हमारा टोटल वॉल्यूम हमारा कैपिटल V है, जो हमारे जो गैसेस के स्मॉल वॉल्यूम है V1, V2, V3, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे जो वॉल्यूम जो डिपेंड करता है वो हम किस पे डिपेंड करता है, उनके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। कि हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। जैसे जैसे हमारे गैसेस के मोल्स बढ़ेंगे, उसमें जितना ज़्यादा उसका जो मोल फ्रैक्शन है बढ़ेगा, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली ही उनके वॉल्यूम में चेंज आता है, ठीक है। इसके बाद हम बॉयलिज लॉ की बात करेंगे। बॉयलिज लॉ क्या बताता है कि जो हमारा कोई भी जो प्रेशर होता है
वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के साथ। तो जो हमारा पी वी निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, कांस्टेंट निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये समझते हैं पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, एक सपोज यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक गैसेस मिक्सर है, उसमें अगर हम कोई प्रेशर, सर्टेन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करा, ये हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम था, इसका इनिशियल वॉल्यूम ये था V1। जैसे हमने पर्टिकुलर एक क्या करा, इस पर सर्टेन प्रेशर अप्लाई करा, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, जब किसी गैसेस का हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम हमारा रिड्यूस होता है, ठीक है। इसके रिवर्स बात क्या कर सकते हैं, सपोज हमारा अगर हम वॉल्यूम हमारा एक्सपैंड हो रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, बॉयलीज लॉ बताता है। अगर ग्राफिकल टर्म में देखें हम, जो हमारे जैसे सपोज किसी कंपोनेंट का हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जो उसका इन्वर्सली जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, हमारा रिड्यूस होता रहता है, ठीक है। ये हमें बॉयलीज लॉ से पता चलता है। लेकिन ये सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारे कैसे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चार्ल्स लॉ में क्या बताता है। चार्ल्स लॉ जनरली हमें हमें रिलेशन देता है, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, टेम्परेचर के साथ रिलेशन होता है। इसमें जो हमारा प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं किसी भी सिस्टम का, कोई सिस्टम है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारा क्या होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। इस चार्ल्स लॉ में क्या होता है हमारा जनरली, कि जो हमारा पर्टिकुलर कोई भी जो हमारे गैसेज हैं, इसमें जैसे हम उसका वॉल्यूम चेंज करते हैं ऐसे उसके टेम्परेचर में भी चेंज आता रहता है। सपोज़ कोई हमारी गैस थी, अगर उसका वॉल्यूम इनिशियल कंडीशन में हमारा क्या था, ज़्यादा था, ठीक है, देन हमारा टेम्परेचर भी उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका वॉल्यूम हम रिड्यूस कर देते हैं देन हमारा वो टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। ये हमें चार्ल्स लॉ से देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको फॉर्मूले के टर्म में देखना हो तो जो V1 जो होता है, V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 होता है, ठीक है। तो हम इसको VT के फॉर्म में भी लिखते हैं, VT कांस्टेंट। एंड अगर हमें फॉर्मूला देखना हो तो V1 T1 इक्वल टू में V2 T2, हमारा इस तरीके से एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है वैसे हिसाब से हमारा टेम्परेचर भी कोरस्पॉन्डिंग चेंज करता है, ठीक है। लास्ट लॉ है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम सब प्रेशर के साथ जो है हमारा टेम्परेचर वेरी करता है, बट किस कंडीशन पे, जहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ठीक है। सपोज किसी भी सिस्टम का अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अगर मान लो हम किसी सिस्टम का प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करता है, ठीक है। आप इन सभी चीज़ों में आपने क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज कंसीडर करें, जिसमें हमने कौन कौन से लॉ पढ़े हैं, बॉयलीज, चार्ल्स, गे-लुसाक लॉ, डाल्टन, एमेगर्ट लॉ, हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कम्पिटेटिव एग्जाम में आप इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। और इन सब चीज़ों पर आपको जो बेसिकली चीज़ों को ध्यान रखना है, बेसिक बातों का क्या ध्यान रखना है, किस कंडीशन प्रेशर टेम्परेचर पे हमारा चेंजेस हो रहे हैं, क्या चीज़ हमारी कॉन्स्टेंट है और किसके लिए ये वैलिड रहती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई एंड आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए आप सभी का।